गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स का हम लोग कुछ प्रैक्टिस किए थे। आज थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। देखो, चलो और थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। एक्सलरेशन ऑफ ए बॉडी changes with velocity as a is equal to alpha minus beta v, where alpha and beta are constants। फर्स्ट पार्ट में velocity as a function of time, और बी पार्ट में प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और सी पार्ट में टर्मिनल वेलोसिटी। चलो फाइंड करो इसको। कह रहा है एक बॉडी का एक्सलरेशन वेलोसिटी के साथ ऐसे वैरी कर रहा है जहां अल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं। तो पहले पार्ट में फाइंड करना है वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरे पार्ट में फाइंड करना है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरे पार्ट में टर्मिनल वेलोसिटी। ट्राई करें इसको। फटाफट जरा फाइंड करो। कह रहा है एक बॉडी की वेलोसिटी, सॉरी एक्सलरेशन वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। ये सब बातें बताओ।
शुभम, लंबे समय के बाद जो बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट करें, थर्ड पार्ट अपने आप आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। लॉग में शुभम एक्सपोनेंशियल टर्म्स आएंगे, देख। देखो, और समझते हैं। देखो, तो अपना लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुक। देखो, और जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। देखो, आ जाओ। कह रहे हैं कि एक्सलरेशन की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा वी। ए कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी, और इसको लिख दो अल्फा माइनस बीटा वी, यानी डी वी बाई अल्फा माइनस बीटा वी इज डी टी। कर दो इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे वेलोसिटी कुछ दिया है क्या? दिया है क्या? जीरो मानना है तो जीरो ही मान लो, कुछ नहीं बोला है तो उसे देना चाहिए था कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, वी जीरो। तो और टी टाइम पे मैंने मान लिया है कि वेलोसिटी है वी। समझ में आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन अल्फा माइनस बीटा वी, और साथ में वी के कोएफिशिएंट मतलब माइनस बीटा से डिवाइड भी करोगे, और ये अपना टी आ गया। लिमिट लाके डाल दो, तो एल एन अल्फा माइनस बीटा वी हो गया, और माइनस एल एन अल्फा हो गया। उधर चला गया तो आ गया माइनस बीटा टी। एल एन ए माइनस एल एन बी इज एल एन ए बाई बी, यानी अल्फा माइनस बीटा भी बाई अल्फा इज इक्वल टू ऐसा। यानी अल्फा माइनस बीटा भी बाई अल्फा इज ई रेस टू द पावर माइनस बीटा। दैट implies 1 माइनस बीटा भी बाई अल्फा इज ई रेस टू द पावर माइनस बीटा। तो यहाँ से आप देखोगे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं अल्फा बाई बीटा इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा डी। तो आप देख सकते हो कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, यानी v इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इंटू 1 माइनस ऐसा। तो ग्राफ अगर बनाओगे तो देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो, वी इज जीरो, और बहुत लंबे समय के बाद मतलब एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस बीटा टी है। तो इसको लिखो 1 बाई ई रेस टू द पावर बीटा टी, और एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ये पूरी क्वांटिटी इन्फिनिटी को टेंड करेगी, मतलब ये क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगा।
तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ दिखता है कि एक्सपोनेंशियल ऐसा नजर आएगा, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, ग्राफ देखेंगे ऐसा बन जाएगा। और बहुत लंबे समय के बाद अगर देखोगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो गया, तो बहुत लंबे समय के बाद जो बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी वो आएगी अल्फा बाई बीटा। और याद रखिए बहुत लंबे समय के बाद जो बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने टी को यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दिया, क्योंकि लंबे समय के बाद वाली वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो। या फिर एक उपाय और है, टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। और आपने एक्सेशन निकाल, आपको एक्सेशन दिया हुआ था ये वाला, देखो ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा भी। तो जब आप ए को जीरो पुट करोगे यानी अल्फा माइनस बीटा वी इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो आप देख सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी टी को इनफाइनाइट पुट करके भी आ गया और एक्सेशन को जीरो पुट करके भी आ गया, दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। वैसे एक बात याद रखना, जैसे एक बात बताओ, सुनो चलो छोटी सी बात समझाता हूँ, देखो इसी ग्राफ पे बेस्ड याद करो। कई बार हम बता चुके हैं कि एक बॉडी को अगर आप रिलीज करोगे, तो जब बॉडी एच हाइट लूज करके आती है ना, तो उसके बाद वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 2gh। तो आप ऐसा समझे कि रेन ड्रॉप्स तो बहुत हाइट से आ रहे हैं, तो रेन ड्रॉप्स के लिए हाइट अगर बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। ऑल्दो रेन ड्रॉप्स की जो मास है वो बहुत कम है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो जैसे वो सर पे आके टकराएंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी मोमेंटम का चेंज बहुत बड़ा आएगा। और ड्रॉप और दिमाग का कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए होना है। इसका मतलब जो एफ की वैल्यू होती है डीपी बाई डी टी, डीपी बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत हाइट से गिर रहा है, और डीटी बहुत कम, दोनों फैक्टर मिलके फोर्स को बहुत बढ़ा रहा है। तो बारिश में जो आप कपड़े का छाता लेके चलते हो वो तो किसी काम का नहीं है। इस बारिश से बचने के लिए आपको लोहे का छाता इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। क्या रीजन है इसका? बताओ। रेन ड्रॉप चूंकि बहुत हाइट से गिर रहे हैं तो एच बहुत ज़्यादा है, एच बहुत ज़्यादा है, तो अंडर रूट ऑफ 2gh की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो रेन ड्रॉप के पास बहुत मोमेंटम होगा, और सर से टकराने के बाद उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम का चेंज बहुत बड़ा आया। अरे लोहे का छाता, हाँ तनिक सही कह रहा है। होता क्या है कि रेन ड्रॉप जब गिरता है ना, तो स्टार्टिंग में तो वो खतरनाक तरीके से एक्सलरेट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स आता है। एयर रेजिस्टेंस का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी बढ़ता है, और हम देखते हैं कि बहुत छोटे दूरी के बाद ही जो रेन ड्रॉप का वेट है और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। और उसके बाद जो बॉडी है वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। वही कांस्टेंट वेलोसिटी जिसका नाम मैंने यहाँ रखा है टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखना रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होता है। ये है रेन ड्रॉप्स का टर्मिनल वेलोसिटी। देखो इसमें क्या है कि अपने को दिया था कि ए की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा भी, वो लिख दिए यहाँ पे। ए को लिखे डीवी बाई डी टी, और वेरिएबल को सेपरेट कर दिए। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ
dx by ax plus b is ln ax plus b डिवाइडेड बाई ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लिख दिए, लिमिट डाल दिए, बस कुछ नहीं उसके बाद लिमिट उमिट ऐसे ये लिमिट डाल दी, एक बार अपर लिमिट डाले, एक बार लोअर लिमिट डाले, तो एल एन ए माइनस एल एन बी एल एन ए बाई बी, बस सॉल्व कर दिए उसके बाद। तो आप देखोगे वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो ये आ गया। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया तो हम कह रहे हैं कि जीरो टाइम पे देखोगे तो वेलोसिटी जीरो है, और इनफाइनाइट टाइम पे देखेंगे तो ये वाला जो क्वांटिटी है इसको हम ऐसा लिख सकते हो, टी इनफाइनाइट है तो ये जीरो हो गया। तो लंबे समय के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी होती है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो या तो टर्मिनल वेलोसिटी यहां से निकाल लो इसको जीरो पुट करके, देखो वही आ गया। या तो चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेसन जीरो और एक्सेसन जीरो, इसको जीरो करके वी निकाल लो तो उससे भी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो बात समझे क्या? चलो एक क्वेश्चन ना ऐसे ही और करवा देता हूँ, देखो। देखो ये एम मास का एक बॉल को हवा में रिलीज कर दिया गया, ठीक है। दे रखा है कि जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है दैट इज इक्वल टू के वी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के ठीक अपोजिट, डायरेक्शन माइनस वी वेक्टर के अलोंग। जीरो टाइम पे u इज इक्वल टू जीरो के साथ इसको रिलीज कर दिया गया, कैसे ऐसे गिरेगा अपना। फाइंड ए पार्ट में वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और बी पार्ट में टर्मिनल वेलोसिटी और सी पार्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो ट्राई करो। नहीं, जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है शुभम जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, जहां एफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के वी। के यहाँ पे कांस्टेंट है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, और डायरेक्शन बता दिया है कि वेलोसिटी के ठीक अपोजिट। ट्राई करो।
जल्दी जल्दी बताओ बेटा। हाँ तने सही तो लग रहा है। बाकी भी ट्राई करें। सर मुझे इसकी कैलकुलेशन तो मतलब कंपेयर मत कर। वैसे कंपेयर क्यों कर रहा है रे? देख ना, हम लिख के दिखाते, रुक। देख ध्यान से, फिर वही प्रॉब्लम दोबारा कर रहा हूं मैं, देख। किसी टाइम टी पे अज्यूम करो तो कुछ ऐसा नजर आएगा। वेट नीचे, और मैंने मान लिया है कि उस समय इसकी वेलोसिटी v रही होगी, तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स आएगा के वी ऊपर। तो इसका इक्वेशन फ्रेम होगा mg माइनस के वी must be equal to m into a, and a can be written as dv by dt। बस इसको mg माइनस के वी कर लो और इसको dt कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो। जीरो टाइम पे वेलोसिटी थी जीरो, और टी टाइम पे जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा वी। एम तो चला गया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा एल एन एम जी माइनस के वी, और v से कर देंगे, सॉरी माइनस के से कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे आ जाएगा v, यहाँ आएगा जीरो, और ये अपना हो गया t। यानी कि एल एन एम जी माइनस के वी माइनस एल एन एम जी इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। एल एन ए माइनस एल एन बी इज एल एन ए बाई बी। और ये आ जाएगा माइनस के टी बाई एम। तो आप देख सकते हो ये फाइनली आ जाएगा एम जी माइनस के वी बाई एम जी इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। ये आ जाएगा वन माइनस के वी बाई एम जी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम। यानी कि v आ जाएगा एम जी बाई के इंटू वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम। और टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए तो दो उपाय है। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेसन जीरो, और एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू आया था एम इंटू ए। जब ए को जीरो पुट करोगे, कि मैंने बोला है कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप देख सकते हो जो v यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा एम जी बाई के। ठीक है ना, एक तो ये आ गया। या फिर आप क्या करो, वेलोसिटी का जो फंक्शन आया है उसमें टी की वैल्यू को इन्फाइनाइट डाल दो, तो उससे भी वही आ जाएगा। एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एम जी बाई के। तो आप देख सकते हो कि जैसे रेन ड्रॉप छूटा, बॉडी एक्सलरेट होते हुए नीचे आई, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स बढ़ा, और एक टाइम ऐसा आया कि जब एयर रेजिस्टेंस के फोर्स ने के वेट को बैलेंस कर लिया, और उसके बाद फिर वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गई। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं
टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब रेन ड्रॉप भी जो ग्राउंड पे आता है, ग्राउंड पे उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वही वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। कुछ ऐसा दिखेगा। देख सकते हो। अरे तनिष जी, आप समझ में आया क्या? मैथमेटिक्स से बेटा, इसमें फिजिक्स का रोल तो बहुत ही कम है। चलो आओ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इस बार क्या किया गया है कि एक बॉडी को ग्राउंड से फेंका गया, वी नॉट से, और दे रखा है कि जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है उसकी वैल्यू है केवी, जहाँ के कुछ कांस्टेंट है। और आपको पता है कि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो आता है वो वेलोसिटी के ठीक अपोजिट आता है। ठीक है ना? तो पता करो। देखो, मास इसका m ले लेना। 1 मिनट रुक जाओ। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल कम टू रेस्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट एच मैक्स। ट्राई करो। इस बार बॉल को ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर फेंक दिया है। नहीं तो नहीं, ये तब होता है जब एक्सलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ तो एक्सलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी के साथ वेरी कर रही है।
ln में -1 कैसे आ रहा है शुभम? चल देख, मैं बताता हूँ, देख। देखो, किसी टाइम t की बात करो और डायनामिक्स को देखो तो mg भी लग रहा है नीचे, और अगर इसकी वेलोसिटी v है तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी आएगा नीचे, यानी mg और kv दोनों मिल के इसको डीएक्सलरेट कर रहे होंगे। तो हम लिख पाएंगे mg प्लस kv मस्ट बी इक्वल टू माइनस dv बाई dt इंटू m। बस वेरिएबल सेपरेट करो, शुरू हो जाओ। dv डिवाइड बाई mg प्लस kv इज -1/m इंटू dt। कर लो इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी है v नॉट, टी टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी होगी v। क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा ln mg प्लस के वी डिवाइड बाई के, यहाँ v नॉट, और ये आ जाएगा t बाई एम। लिमिट डाल दो तो ये आ जाएगा ln mg प्लस के वी बाई mg प्लस के वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। यहाँ से v निकालना पड़ेगा अपने को। v क्या आएगा देख जरा, mg प्लस के वी बाई mg प्लस के वी नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम। सॉल्व करके v का एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा। क्या आएगा देख जरा, आ जाएगा mg प्लस के वी mg प्लस के वी नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम। यहाँ से के वी निकाल लो, के वी आ जाएगा mg इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम -1 प्लस के वी नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम। के से पूरा पूरा डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी निकल के आ जाएगा एज mg बाई के ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम -1 प्लस के वी नॉट बाई के ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम। आप देख सकते हो v की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको पूछा है बताओ कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी को जीरो करना है तो इसको जीरो कर दो। क्या आएगा देखो, जैसे ही वेलोसिटी को जीरो पुट करोगे ये आ जाएगा mg बाई के इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम -1 प्लस वी नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम। देखो जरा, mg बाई के इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम -1, और साथ में एक टर्म और आ रहा था प्लस वी नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम इज इक्वल टू 0। ई रेस टू द पावर माइनस के टी बाई एम कॉमन ले लो, कितना आएगा mg बाई के प्लस वी नॉट,
और उधर चला जाएगा mg/k, यानी e रेस टू द पावर माइनस kt/m इज इक्वल टू mg/mg प्लस kv0। दोनों तरफ ln अप्लाई कर दो तो आ जाएगा माइनस kt/m इज माइनस, उल्टा करके लिख रहे हैं इसको माइनस करके, mg प्लस kv0/mg। माइनस माइनस कट गया और t की वैल्यू आ गई m/k ln mg प्लस kv0/mg। यानी इतने टाइम के बाद जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है शुभम, देख ले। हाँ तो लिए ना, पुट तो किए हैं देख तनिष्क, एट टी इज इक्वल टू जीरो पुट किए ना, देख जीरो टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी वी नॉट लिए तो है। नहीं, छोटे तरीके से कैसे करेगा बता। अरे बेटा उसमें क्या है ना, उसका आगे का पार्ट हमको करना है, इसलिए हम जान के वहां पुट नहीं किए। अरे नहीं 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 समझना तुम, वही तो बात है। अगर हमें सिर्फ वेलोसिटी का काम करना होता तब तो हम ऐसे करते जैसे शुभम कह रहा है, लेकिन हमको वेलोसिटी से आगे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो उसके लिए हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा। अरे बोलो, मेरा बात क्लियर है क्या। तो अब हम क्या करने वाले हैं देख, ये जो वेलोसिटी आया था, तो वेलोसिटी आया था ना, कहाँ गया, यही वाला तो था। देखो इधर, अब हम वेलोसिटी को लिखने वाले हैं ds/dt, यानी ये आ जाएगा mg/k e रेस टू द पावर माइनस kt/m -1 इंटू डी टी प्लस वी नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस kt/m इंटू डी टी। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेट दोनों साइड। जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट था जीरो, और जो टाइम अभी हमने निकाला है टी नॉट, उसका नाम कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे पुट कर दो। टी नॉट टाइम पे जो एस मैक्स आएगा वही हमारा एच मैक्स हो जाएगा। अब ये सब इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या दिक्कत है बताओ। बात समझे क्या। और ये इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। क्या सन्नाटे में क्यों चले गए सब। अरे इससे आसान नहीं होगा सुबह में, एक ही बात है वो, वी डी वी बाई डी एक्स करोगे तो हाँ उससे भी होगा, लेकिन मालूम चला उसके लिए दो काम करना होगा। मालूम चला एक बार निकालना पड़ रहा है वेलोसिटी, एक बार निकालना पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक ही से दोनों हो जाएगा, उसमें दो बार काम अलग अलग करना होगा। नहीं वो मैं सिखा देता हूँ देख, कोई खास बात नहीं है, वो हम सिखा देते हैं देख। अरे वैसे ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, देख लो। अरे इसमें जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये सब सब कर लोगे।
अरे ट्राई क्या करेगा रे शुभम, में क्या है जो ट्राई करेगा? इसका इंटीग्रेशन करना है तुझे। ई रेस टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन है, वही रह जाएगा, और जो टी का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, खेल खत्म। क्या करना है इसमें? बाकी लिमिट विमिट जो डालना है वो डालते रहो। अरे बोलो, हो जाएगा ये। तनिष जी, अरे मुझे एक बात बोलो, ये वाला तुझे आया कि नहीं आया, सीधा सीधा बता। तू जो वो वाला कह रहा है ना, वो भी मैं सिखाता हूँ, रुक देख। तेरा कहना है कि सर हम ये लिखेंगे, एम जी प्लस के वी इज एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, यही कह रहे हो ना? शुभम, चलो मैं बता, सुन, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। अरे तुम तो समझदार बच्चे हो यार, खुद कर सकते हो इंटीग्रेशन। टीचर ने नहीं करवाया, नहीं करवाया, क्या बात है इसमें, देख जरा। तो ऐसे लिखो, वी डी वी बाई एम जी प्लस के वी माइनस डी एक्स बाई एम। लिमिट डालने को डाल दो पहले तो। जब x की वैल्यू जीरो तो वेलोसिटी थी v नॉट, और जब हमारा x मैक्स होगा तो वेलोसिटी कुछ होगी जीरो। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो आपसे हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब रह गया ये वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आओ समझाते हैं। वी डी वी बाई एम जी प्लस के वी, के से मल्टीप्लाई कर दो और के से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। के वी में एम जी से मल्टीप्लाई कर दो और एम जी से सब्ट्रैक्ट, सॉरी, ऐड कर दो, और एम जी सब्ट्रैक्ट भी कर दो। इन दोनों को एक साथ रख लो, उसको अलग कर दो। देखो बात बन गया। एक इंटीग्रेशन बन गया के वी प्लस एम जी बाई के वी प्लस एम जी इंटू डी वी का इंटीग्रेशन। कट गया है तो सिंपली डीवी का इंटीग्रेशन आगे आराम से हो जाएगा। और अगला जो टर्म बच गया है उसमें एम जी कॉमन ले लो, तो डीवी बाई एम जी प्लस के वी आ जाएगा। शुभम जी कुछ चमका, क्या हो जाएगा अब? बस कोई दिक्कत ही नहीं था। ये वाला आपको आता है, ये भी आपको आता है, खेल खत्म हो गया। वी नॉट एच मैक्स, वी नॉट एच मैक्स बता दो जरा। वी नॉट एच मैक्स, देखो ना, जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया तो एक्स की वैल्यू थी जीरो, और उस समय वेलोसिटी था वी नॉट। तो किस में कह रहे हो, पिछले वाले में? पिछले वाले में तनिष कहाँ पे, बोल जरा, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बोल कहाँ पे? ये वाला क्या, हाँ ये वाला कह रहा होगा। देख वेलोसिटी ये वाला तेरा आया था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया था ना। मैंने उस वीएस को कर दिया डीएस बाई डी और डी को भेज दिए इधर और इंटीग्रेट कर दिए। जब समय था जीरो तो डिस्प्लेसमेंट था जीरो, और टी नॉट मैंने टाइम रखा है इस वाले टाइम का, जब बॉडी रेस्ट पे आ गया तो उतने टाइम में बॉडी जितना ऊपर गया होगा क्या वही हमारा एच मैक्स होगा?
बोल। मैंने वही कर दिया है देख। उस टाइम पे जो एस मैक्स आएगा वही हमारा एच मैक्स होगा। देख ये इंटीग्रेशन कर लोगे। इंटीग्रेशन करके जब हम एस मैक्स निकालेंगे वही एस मैक्स हमारा एच मैक्स हो जाएगा। चलो ये कुछ कुछ ना क्वेश्चन बड़े काइनेमेटिक्स के बड़े फेमस क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। आओ थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं। velocity of a body varies with displacement x as v is equal to alpha root x, where alpha is some constant at t is equal to 0, x is equal to 0. Find क्वेश्चन का पार्ट ए में x as a function of time, बी पार्ट में v as a function of time और सी पार्ट में a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो ट्राई करें फटाफट। एक बॉडी की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रही है। कैसे वेरी हो रही है दिख रहा है ये। कह रहा है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। शुभम जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वैसे तो ठीक किया है लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से देख। कुछ चमका। तो बताओ कुछ चमका या नहीं चमका। बताओ, कई बार बता चुके हैं ये बात। नो सर। चलो अभी चमकाते तुम लोगों को। मेंस में आया था, आने देना ना शुभम तू। अरे शुभम आज देखा ना, जितना इलेक्ट्रोस्टैट बढ़ाया 2 क्वेश्चन छप गया ना। बस तो ध्यान से जो पढ़ पढ़ते जाओ सब एग्जाम में छप जाएगा, क्या मेन क्या एडवांस।
सुन जरा, पहले आप लोगों ने जो किया है ना वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। पहले आप लोगों ने जो किया है वो ठीक तरीका है, ठीक है ना। पहले हम वही तरीके से सॉल्यूशन कर देते हैं। तो v can be written as alpha root x and v can be written as dx by dt. dx by dt is alpha root x. So dx by root x can be written as अल्फा इंटू डी टी, और हम कर दिए इसको इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे x की वैल्यू जीरो है, t टाइम पे x की वैल्यू x होगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन। लिमिट डाल देंगे, यहाँ x यहाँ जीरो, और ये आ जाएगा अल्फा इंटू टी। तो जरा सॉल्व कर लेते, आ जाओ। क्या आएगा, रूट एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा टी बाई टू, यानी x की वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। तो x तो आ गया ये फंक्शन ऑफ टाइम। अब इस x की वैल्यू को लाके यहाँ डाल देते हैं तो v एज फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा। रूट एक्स करना है अपने को, तो आएगा अल्फा इंटू टी बाई टू, यानी अल्फा स्क्वायर टी बाई टू। तो वेलोसिटी आ गया अपने पास। और एक बार वेलोसिटी आ गया तो एक्सलरेशन की वैल्यू होती है डीवी बाई डी टी। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दिख रहा है कि अल्फा स्क्वायर बाई टू आ गया। तो आप देख सकते हो कि एक्सलरेशन कांस्टेंट आ रहा है टाइम से, और एक्स ऐसा आ गया, वी ऐसा आ गया। लेकिन हम लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि ये हमारा फेवरेट वाला फॉर्म है। v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, मेरे नन्हे मुन्नो, v कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स ऑन कंपेयरिंग विद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, मतलब v इज इक्वल टू, अरे बोल चमका क्या। हाँ, अरे यही तो सुबह हम कितनी बार बता चुके रहे ये बात। बताओ क्लास में कितनी बार समझा चुके ये मेथड हम। ध्यान रखें, प्रैक्टिस से आएगा। ऑन कंपेयरिंग u इज इक्वल टू जीरो, टू ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई टू, वही तो आया था। तो अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो हम समझ गए कि भैया हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम को रिलेट करना है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डाल दो। यू अपना जीरो, ए अपना अल्फा स्क्वायर बाई टू इंटू टी स्क्वायर, यानी आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू अपना जीरो, ए अपना अल्फा स्क्वायर बाई टू इंटू टी। और एक्सेशन तो आप समझ ही रहे हो कि वही आ चुका है आंसर। वैसे एक एक तरीका और भी हो सकता है, वो भी देख लेते हैं आओ। अगर v की वैल्यू अल्फा रूट एक्स है, हम a निकालने जा रहे हैं तो a होगा dv बाई डी टी। लेकिन v x का फंक्शन है तो हम इसको कर देते हैं dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। जब dv बाई डी एक्स करेंगे तो आएगा अल्फा इंटू वन बाई टू रूट एक्स, एंड dx बाई डी टी इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब है अल्फा रूट एक्स। रूट एक्स कैंसिल, देखो आंसर फिर से वही आ गया। और जैसे एक बार मालूम चल गया कि एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स के लॉज लगा के हम बाकी सब काम कर सकते हैं। अरे बात समझ में आया क्या, बताओ। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं आओ। देखो,
देखो काइनेमेटिक्स के लॉज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको पता है, एक बार लिख देते हैं। पहला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हाँ ये बात ध्यान रखें, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होंगे। नंबर टू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। और चौथा जो आप लोग पढ़े हो एस एन का फॉर्मूला u प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट? ध्यान से देख के बताओ। फोर्थ ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड। जैसे एक होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड। तो ये वो सेकेंड सेकेंड वाला है, थर्ड सेकेंड फोर्थ सेकेंड वो वाला है ये। तो हम कैसे सही है रे, ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला वेलोसिटी है, तो कैसे सही हुआ? तो फोर्थ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट बताओ देखिए। मेरा नन्हे मुन्नो, ऐसा लगता है कि ये इनकरेक्ट है लेकिन ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है वो हम आपको समझाते हैं, सुनो जरा ध्यान से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो मेरे दिमाग में आया तो हम लोग चलो समझा देते हैं। एस एन आता कहां से है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड निकाल लो और उसमें डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। सर पहले करेक्ट लिख, नहीं नहीं वो छोड़ना तू, नहीं मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुन। अरे यही तो करते हो ना, एन सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में अगर हम एन माइनस वन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो एन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोल। चलो अब फाइंड करते हैं जरा। एन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा u इंटू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। और n माइनस वन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना ठीक है ना। तो u को जब कॉमन लोगे तो आएगा n माइनस वन, और यहां जब कॉमन लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। वैसे एक बात बताओ, अभी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है देखो तो। हाँ अभी सही है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम और ये टाइम है, तो टाइम में टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो टाइम आएगा। तो u इंटू टी तो ऐसी तो हुआ। वैसे ही ये भी टाइम का स्क्वायर है और ये भी टाइम का स्क्वायर है, तो ये पूरा टाइम का स्क्वायर होगा। तो a इंटू टाइम का स्क्वायर वही मीटर आ जाएगा। तो अभी तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा देखो। अगले स्टेप में ये कटकुटा के वन हो गया,
और ये वाला देखोगे तो 2n-1 हो गया। अब ऐसा लगता है कि डायमेंशनली गलत हो गया। देखो ऊपर तक सही था, अब गलत हो गया। लेकिन लगने से नहीं, मैं बता रहा हूँ यार, सुन ले ध्यान से। ये अच्छा क्वेश्चन है, वरना एग्जाम में गलतियां करोगे ना, ऐसे तो बता रहे हैं। ध्यान से सुन। अब दिक्कत क्या है कि ये वाला स्टेप सही है, लेकिन ये वाला गलत हो गया। तो आपको समझना है, क्या समझना है, देखो जरा ध्यान से, हम समझा रहे हैं। देखो जरा इस वाले स्टेप को ध्यान से देखो, ये वाले को। इसमें जो एस एन लिखा हुआ है ना, वो है यू और n-n-1। तो जब ये सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तो आया होगा 1। तो एक्चुअल में ये u इंटू 1 है, और इस 1 का अपना यूनिट है। कौन सा यूनिट? टाइम का। तनिष जी, याद आ रहा है उस दिन एक क्वेश्चन आपने पूछा था जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला? तनिष्क, याद आ रहा है तूने एक पूछा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम वाइन दिया हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि वो डायमेंशन मैच करने के लिए दिया है। तो ध्यान रखना है क्या कि यहाँ जो 1 है ना, ये 1 सही मायने में टाइम है। और यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने ऐड किया तो टाइम में टाइम ऐड हुआ, तो ये टाइम हुआ। और एक n जब सब्ट्रैक्ट करके लिखे होगे n-n-1, तो ये टाइम में टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये भी टाइम है। तो एक्चुअल में इसको आप ऐसा कह सकते हो कि एस एन का फॉर्मूला जो लिखा है ना, ये एक्चुअल में है ये। यहाँ एक 1 है, यहाँ एक 1 है। इस 1 का यूनिट टाइम का यूनिट है, इस 1 का यूनिट भी टाइम का यूनिट है। ये भी अपना टाइम है, और ये अपना u है। अब देखो तो क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अरे वही तो शुभम बता रहा हूं कि ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। वही समझाया है कि ये करेक्ट कैसे है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो n है, ये वाला n, ये n क्या होगा? इंटीजर होगा या फ्रैक्शन में भी हो सकता है? ध्यान रखें, ये n जो है वो इंटीजर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि हमको हमेशा n की वैल्यू इंटीजर में लेनी है। तो ध्यान रखें, n इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे सपोज करो, एग्जाम में अपने को फाइंड करने को आया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3.5 सेकेंड। तो आप बोलोगे ठीक है, 3.5 का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, और 2.5 का निकाल लो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक वैसे ही अगर आपको 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसमें 3 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ध्यान रखेंगे कि ये n जो है वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। आओ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इनके ऊपर। लेकिन हाँ ध्यान रहे,
ये बातें तभी वैलिड होंगी जब बॉडी का एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। बेसिक काइनेमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे वही सब दोबारा काम आएगा। आओ कुछ अच्छे वाले और सिंपल वाले क्वेश्चंस करते हैं पहले। देखो, एक ट्रेन है, तो ए को क्रॉस करता है तब जब उसकी वेलोसिटी है v1। बी को जब क्रॉस किया तो उसकी वेलोसिटी है v2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ दिया है, मान लो एस ले लो। कह रहा है बताओ जब सी को क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी कितनी रही होगी। इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक ट्रेन ए को क्रॉस किया तो वेलोसिटी थी v1। बी को क्रॉस किया तो वेलोसिटी थी v2। जब सी को क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। यू में एज्यूम ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन। ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन। शुरू हो जाओ। ए को जब क्रॉस किया वेलोसिटी है v1। बी को जब क्रॉस किया वेलोसिटी है v2। ट्रेन की एक्सलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। आपको जो लगता है कर लो। बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है शुभम। When train is crossing station A, its velocity is v1. When it is crossing station B, its velocity is v2. You may assume that train is moving with constant acceleration. Then find the speed of the train when it is crosses station C, where C is the midpoint of AB. हाँ सही है। देखो, तो
अगर अपना लोग यहां से यहां इक्वेशन डाल दे, क्या इक्वेशन बनेगा? तो अगर हम इक्वेशन यूज कर ले, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, क्योंकि ये बोल दिया है कि ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन। तो जहां जहां v आ रहा है वहां v2 का स्क्वायर डाल दो, जहां जहां u आ रहा है वहां v1 का स्क्वायर डाल दो। a नहीं पता, s भी नहीं पता, वैसे ही छोड़ दो। अब इसी इक्वेशन को a और c के बीच में अप्लाई करेंगे, तो जहां जहां v आ रहा है वो हमको v चाहिए होगा, वैसे ही छोड़ दो। u की जगह v1 का स्क्वायर आएगा, a की जगह a आएगा, लेकिन s की जगह s/2 आएगा। अगर एस की वैल्यू यहां से निकाल के हम देखें तो एस की वैल्यू दिखाई पड़ती है, देखो, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ लाके डाल दो। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर आ गया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बाई 2, यानी v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बाई 2। तो आप देख सकते हो कि जब मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी इतनी रही होगी। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, देखो, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं सही इसको। 1 मिनट। देखो, एक इस तरह का सेमी सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और एक ट्रेन ऐसे चल रही है। ये ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। ये ट्रेन है। रेडियस चाहो तो आर ले लेना, जरूरत पड़े तो। एंड ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड u। Speed of train is u. Mass of train is m. Calculate total momentum of the train. जरा ट्राई करें। कह रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करें।
बात तो सही रहे, कैसे क्या फ्लो देखा कॉपी एक बार। वेरी गुड। आओ चलो मैं समझाता हूँ इसको, देखो इसने सही करा है। शुभम का आंसर सही है। आओ देखते हैं। देखो यहाँ दिक्कत ये है कि हर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हम लोग फिर वही करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा एंगल सबटेंड करता हुआ पहले इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंटम लिखेंगे और बाद में उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसकी पूरी लेंथ है पाई आर और मास है एम, तो यूनिट लेंथ का मास होगा एम बाई पाई आर। अब ये वाला आर है, ये वाला आर है, तो इसका लेंथ होगा आर डी थीटा है, तो आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो एलिमेंट हमने चूज करा है उसका मास निकल आया। और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मोमेंटम निकल आया। लेकिन ध्यान से देखो तो इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप इधर एलिमेंट लिए होते, उसका मोमेंटम इधर आता, उसका एक कंपोनेंट इधर आता, दूसरा इधर आता, तो दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएगा। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि अपने को डीएमवी का कॉस वाला नहीं साइन वाला कंपोनेंट पकड़ के इंटीग्रेट करना है। और जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट डालना होगा जीरो से लेके पाई तक। आर आर कट जाएगा, एम भी बाई पाई आ जाएगा बाहर। और साइन थीटा डी थीटा हम पता नहीं कितनी बार आपको बता चुके हैं कि साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई इज टू। तो देख लो आंसर आ जाएगा टू एम वी बाई पाई। खेल खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ रोनित ने भी ठीक किया है, सही अटेम्प्ट किया है ये। अरे याद रखना कितनी बार बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा जीरो टू पाई इज टू। बोल, कई बार बताया कि नहीं बताया तुम लोगों को। शुभम जी नहीं बताया क्या? ध्यान रख, समय बचेगा। चलो अब एक दो और काम करते हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, देख। देखो, दो पार्टिकल है, ए और बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर स्टार्टिंग में। बी के पास यू जीरो है लेकिन एक्सलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके पास यू है 10, 10 या चलो 20 कर देते, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका एक्सलरेशन है जीरो। कैलकुलेट मिनिमम सेपरेशन
हाँ ठीक लिखे। हाँ ठीक है। Calculate minimum possible separation between the particles A and B. Calculate minimum possible separation between the particles A and B. पता करें। छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है बताओ दोनों पार्टिकल के बीच में मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन कितना होगा और कब होगा। 80 मीटर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ सही कह रहा है। 40। हाँ सही है शुभम। बाकी ट्राई करें। दोनों पार्टिकल के बीच का मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन चलो आओ समझते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो बी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है लेकिन ए के पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन ये स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे के नजदीक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये कहानी तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी इसके बराबर ना हो जाए। तब तक इसकी वेलोसिटी कम होगी इसकी ज्यादा होगी तो सेपरेशन हमको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मिनिमम सेपरेशन होने का कहानी तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। तो पहले अपने को पता करना होगा कि दोनों की वेलोसिटी सेम कब होगी। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट हो रहा है तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v अपना 20, u अपना 0, a अपना 10 इंटू टी। यानी 2 सेकंड के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी।
लेकिन 2 सेकंड के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी वही रह जाएगी, तो फिर सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और वो ऐसा 2 सेकंड पे होगा। तो 2 सेकंड में ये पार्टिकल कितना आगे बढ़ गया होगा? तो हाफ इंटू टू इंटू, सॉरी, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 20 मीटर। और ये आगे बढ़ गया होगा 2 सेकंड में 40 मीटर। तो 100 + 20 - 40, यानी मिनिमम सेपरेशन जो आएगा वो आ जाएगा 80 मीटर। ये 100 और ये 20, तो 120, और ये भी आगे चल दिया 40, तो कुल मिला के 80 बच गया। और छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। आओ एक और ट्राई कर लेते हैं। अ, देखो, चलो पहले एक आसान वाला करते हैं। देखो, ये एक रॉड है जो V1 से भाग रहा है, और ये एक रॉड है जो V2 से भाग रहा है। समझ में आ रहा है कि कुछ देर के बाद ये रॉड अपने को ऐसा दिखेगा, और कुछ देर के बाद ये रॉड अपने को ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से यहां आ गया। इसका मतलब ये दोनों रॉड भाग रहे हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी भाग रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रॉड्स। Find the velocity of intersection of the rods। चलो बताओ। कह रहा है बताओ कि दोनों रॉड अगर V1 V2 से भाग रहे हैं, तो रॉड का इंटरसेक्शन कितनी वेलोसिटी से भाग रहा होगा? हाँ जी, ट्राई करें। देखो,
तो मान लो कि dt टाइम में ये जो रॉड चला होगा वो चला v2t और ये चला v1t। तो ये कितना चला? तो ये चला अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर इंटू टी। तो जितना चला उतने टाइम से कर दो डिवाइड, तो आ गई उसकी वेलोसिटी। अब एक चलो ट्राई कर लेना और। एक रॉड ऐसा, एक रॉड ऐसा, ये भाग रहे हैं v से और ये भी भाग रहा है v। दोनों रॉड v वेलोसिटी से भाग रहे हैं। ये जो वेलोसिटी दिया गया है वो रॉड के लेंथ के एकदम परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रॉड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रॉड। नहीं तनिष्क, ऐसा ही करना है। तू रिजल्टेंट क्यों ले रहा है? हम बोले कि मान लो कि एक रॉड इतने टाइम में इतना चला, दूसरा रॉड इतने टाइम में इतना चला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना चला है और फिर टाइम से डिवाइड कर दिए। नहीं, गड़बड़ किया है, देखो बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्राई करो। नहीं रोनित, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे थीटा देख लो 90 नहीं है। थीटा तो थीटा है यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन ना आपके होमवर्क के लिए हम छोड़ देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके आना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। हाँ ऐसा ही कुछ होगा। ये साइन कह रहा है, वो कॉस कह रहा है। आज साइन आएगा मेरे हिसाब से। ऐसे भी देखो ना, थीटा को शुभम, अगर हम थीटा को 90 पुट कर दें तो पिछला वाला रिजल्ट आना चाहिए। देख गड़बड़ आ रहा है। तनिष्क का उस हिसाब से ठीक आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्राई कर। वही जो तरीका मैंने अभी बताया ना, वही तरीका फॉलो करें। नहीं 90 से कहाँ सेम आ रहा है? ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहा है। रुको एक मिनट, रुको मुझे सोचने दो। ये आ जाएगा। हाँ एक मिनट रुक जा, मैं एक मिनट समझाता हूँ, रुक जाओ। आओ समझा ही देते हैं, रुको। देखो, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं इसको, हाँ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो कि एक रॉड है ऐसा और दूसरा रॉड है ऐसा। कुछ देर के बाद समझ में आ रहा है कि ये रॉड हो गया ऐसा और ये रॉड हो गया ऐसा। ठीक है, ये रॉड यहां से यहां आ गया और बड़ा होगा क्या? हाँ,
एक ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला अपना है वीटी, और ये वाला भी है वीटी, और अपने को चाहिए ये वाला। इतना डिस्टेंस अगर हम निकाल लें और बाद में टाइम से डिवाइड करते तो अपना काम बन जाएगा। आओ देखते हैं कैसे क्या होगा। हाँ। बताओ कैसे कैसे क्या करें। कैसे आएगा बताओ जरा, सोचो एक बार। हम चाहते हैं कि टी टाइम में ये रॉड यहाँ से यहाँ या ये रॉड यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कैसे आएगा बताओ। हाँ जी। कैसे आएगा बोलो। ये एंगल तो समझ में आ रहा है कि थीटा बाई टू होगा, और ये एंगल भी थीटा बाई टू होगा। अब क्या करें हम। चलो एक काम करो, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको अच्छे से ट्राई करके आना, अगले दिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, अगले दिन इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। चलो आज इसको नोट्स जनरेट कर देते हैं। हाँ नहीं होगा तो कल क्लास में समझा दूंगा। नोट कर लो इसको।